कर रहे हैं और जो अब माना जा रहा है वो सनातन से जुड़ा हुआ है। सनातन मतलब हमारा देश जो प्राचीन काल से अपने सभ्यता को लेकर आगे बढ़ रहा है। वर्तमान में कुछ लोग सनातन और हिंदू राष्ट्र को एक साथ देख रहे हैं। बाबा बागेश्वर हुए, रामभद्राचार्य जी हुए, वो एक मुहिम चला रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। वो कह रहे हैं हम आंदोलन नहीं कर रहे हैं, हम आंदोलित कर रहे हैं और सभी हिंदुओं को एक कर रहे हैं। हमारी जो विरासत है और भविष्य का ये जो खाका है, ये दोनों मिलते हैं क्या? हिंदू राष्ट्र ही अंतर? देखिए, जहां तक राष्ट्र की बात है तो मैं 1996 में जब 13 दिन की सरकार बनी थी अटल जी की, उसमें सुषमा स्वराज जी का संसद में दिया गया ऐतिहासिक भाषण याद करिए, और अगर ना हो तो यूट्यूब पे जा देखिए, उसमें उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली थी कि इस देश में ऐसा वातावरण बनाया गया कि लुटियंस जोन में दिल्ली में बैठ के तब तक आपको इंटेलेक्चुअल नहीं माना जा सकता जब तक आप भारतीय होने पे ग्लानि का अनुभव ना करें और हिंदू होने पे शर्म का अनुभव ना करें। अब वहां से परिस्थिति में बदलाव, और मैं इसलिए यह बताना चाहता हूं कि हम विश्व की एकमात्र ऐसी सभ्यता है, एकमात्र ऐसा देश है जो अपने लिखे इतिहास को प्रामाणिक नहीं मानता। दुनिया में कोई देश दिखाइए, कोई ब्रिटिशर कहे कि नहीं नहीं मेरा लिखा इतिहास प्रामाणिक, जो फ्रेंच ने लिखा, कहेगा फ्रेंच कौन होता मेरे बारे में बोलने वाला। कोई फ्रेंच कहे कि जर्मन का, कहता जर्मन कौन होता मेरे बारे में बोलने वाला। हिंदुस्तान में विदेशी ही जो लिखेगा वो प्रामाणिक माना जाएगा। और चलिए विदेशियों की आप बात करें, बहुत से विदेशियों ने क्या क्या शानदार भारत के बारे में लिखा है। मैगस्थनीज 4th सेंचुरी में आया, उसने लिखा भारत में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है और यूनान के समाज के समान कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिसका शोषण किया जाता हो। वो नहीं पढ़ाना है। मार्को पोलो ने लिखा, निकितिन ने लिखा, तीन चाइनीज आए, वेनसोंग, इत्सिंग, फाइयान, उन्होंने लिखा, बहुत से इटालियन ट्रेवलर्स आए, उन्होंने लिखा ना, किसका लिखाना है? लुटेरों का इतिहास बनाना है। जो हमें लूटने आए थे वो इतिहास प्रामाणिक है, और चाहे अंग्रेज हो या मुगल हो, उनका लिखा इतिहास प्रामाणिक। और मजे की बात आप यही सोचिए, अभी महाराणा सांगा को लेकर विवाद हुआ, चैलेंज से कहता हूं किसी भारतीय इतिहास में इसका कोई उल्लेख ही नहीं है। केवल बाबरनामा में एक हल्का सा एक लाइन का उल्लेख, वो प्रामाणिक है। अब वैसे मैं पहले भी बोल चुका हूं, यंगर जनरेशन को शायद ये पता हो ना पता हो, अलेक्जेंडर के आक्रमण का भारत के किसी इतिहास में कोई उल्लेख नहीं है। जो भी उल्लेख है वो केवल ग्रीक हिस्टोरियंस में है। इवन पोरस नाम के किसी राजा का भी उल्लेख नहीं है भारत में। इसका मतलब अलेक्जेंडर का आक्रमण इतनी छोटी और इतनी मामूली सी घटना थी कि एक छोटे और मामूली से राजा ने उसे हराकर भेज दिया। इट वॉज नॉट वर्थ मेंशनिंग इन द हिस्ट्री। सेल्यूकस निकोटर का उल्लेख है जिसको चंद्रगुप्त ने हराया था, मगर अलेक्जेंडर का उल्लेख ही नहीं है। और आप ये सोचिए, इसके बावजूद अब जो लोग ये भी मानते हैं अलेक्जेंडर जीता था, तो ये तो मानते हैं ना राजा नंद की सेना के बारे में पता लगा तो वो भाग गया। हम तो मानते हैं हार के भागा, जो उसको जीता हुआ मानते हो कहते हैं सेना के नाम डर के भागा। तो कहावत क्या होनी चाहिए? जो भागा वही सिकंदर। और कहावत क्या है? जो जीता वही सिकंदर। ये जो मानसिकता बना के रखी गई है भारतीय समाज में, इस मानसिकता से धीरे धीरे बाहर आने की बात है, और इसमें कोई अन्य दूसरी कोई ऐसी बात नहीं। यानी ये जो कहानियां रची गई, ये जो कहानियां रची गई, इसी के बल पर भारतीय इतिहास को माइथोलॉजी यानी मिथ से जोड़ दिया गया। ये सब मिथ है, ये कहानी है। वैसे एक और बात आपको बात बताऊं, ये जो माइथोलॉजी शब्द इंग्लिश का है, मिथ, इसकी स्पेलिंग क्या है? MYTH, मिथ। तो संस्कृत का शब्द है। ये मिथ्या शब्द से मिथ बना है। मिथक शब्द हिंदी का है। आप सब ने आदि शंकराचार्य जी का वो वाक्य सुना होगा, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। संस्कृत से निकला हुआ मिथ्या, पहले तो ये समझिए। दूसरी बात, ये माइथोलॉजी क्यों बता दी गई? इसलिए देखिए, उन्होंने हमारी सारी हिस्ट्री, कहा वेद जो थे वो 1500 से 1200 ईसा पूर्व के आसपास लिखे गए। क्यों उन्होंने 1500 ईसा पूर्व से आगे वो पीछे ले जाने को तैयारी नहीं थे? उसका एक कारण बताता हूं। चूंकि होमर की इलियड एंड ओडिसी उनके हिसाब से 1500 ईसा पूर्व लिखी गई, तो कुछ भी उसके पीछे नहीं जाना चाहिए। और मैं विनम्रता से कहूंगा, माइथोलॉजी उनकी थी जो कहती थी 7000 साल पहले दुनिया बनी। माइथोलॉजी उनकी थी जो कहते थे 14000 साल पहले दुनिया बनी। अपनी माइथोलॉजी को सच साबित करने के लिए हमारी अरबों साल पुरानी सभ्यता को, संस्कृति को उन्होंने माइथोलॉजी कहा, और तब वो हमारे ऊपर हंसते थे, ये क्या बात करते हैं लोग, करोड़ों करोड़ों साल कैसे हो सकता है। आज दुनिया उनके, वो विज्ञान उनके ऊपर हंस रहा है। कार्ल सेगन एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, जो मैंने पहले भी कई बार बोला है, जो वॉयेजर का जो एक वो उन्होंने
कोड बनाया था जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन के लिए, उनका वीडियो अवेलेबल है, आप जाके चेक कर सकते हैं। वो कहते हैं कि हम ये मानते हैं कि हमारा जो संवत है वो ब्रह्म संवत 1,97 करोड़ साल से आता, 1.97 बिलियन, और जो हम सृष्टि की रचना मानते हैं वो 331 ट्रिलियन मानते हैं, यानी ब्रह्मांड की इनकी वर्तमान आयु से ज्यादा। बट कार्ल सेगन कहता है ओनली द कैलकुलेशन ऑफ एंशियंट हिंदूज मैचेस विद द मॉडर्न कॉस्मोलॉजिकल कैलकुलेशंस। ये बिलियंस की बात कर रहे हैं, बाकी कोई तो हजारों से ऊपर बढ़ा ही नहीं। तो आप समझिए, अपनी माइथोलॉजी को सच साबित करने के लिए विज्ञान को माइथोलॉजी सिद्ध करने का प्रयास किया। अब धीरे धीरे साइंस आगे बढ़ रही है, तो जिसे हम कहते हैं ना, अरुण गगन पर महाप्रगति का अब ये मंगल गान उठा, करवट बदला अंगड़ाई ली सोया हिंदुस्तान उठा। अब हिंदुस्तान उठ रहा है तो सब कुछ सच सच दिखाई पड़ना शुरू हो रहा है। पन्ने खुलने शुरू हो गए एनसाइक्लोपीडिया के, जो सुधांशु जी से हम उम्मीद करते हैं, लेकिन उन पन्नों पर एक एक कॉमा लगाने की जिम्मेदारी हमारे साथ मौजूद कुछ मेहमानों की भी है। रवि अरोड़ा पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मेरे साथ मीनाक्षी राजवंशी भी जुड़ी हुई है पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, निपुण आलम बयान इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट के तौर पर, संजीव कौशिक पॉलिटिकल एनालिस्ट और विश्वेंद्र कुमार सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर। सबसे पहले मैं निपुण आलम बयान आपको यहाँ पर दावत देना चाहूँगा। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं निपुण जी आप। सुधांशु जी से आपका सवाल अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर क्या होगा? कि एक विश्वग्राम की अवधारणा, और हम इसको विश्व गुरु और विश्व मित्र और एक वैश्विक शक्ति में जो सुपर पावर की एक अवधारणा है, उसको हम कैसे इंटरलिंक कर सकते हैं। और विश्व जो हम गुरु की बात करते हैं, और अभी हमारे विदेश मंत्री जी के द्वारा विश्व मित्र कई बार जिक्र किया गया, तो इन तीनों अवधारणाओं में हम विश्व गुरु विश्व मित्र की अवधारणा को कैसे लेके चल रहे हैं? मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। अभी प्रधानमंत्री जी ट्रिनिडाद टोबैगो की यात्रा पे गए। वहाँ की प्रधानमंत्री कौन है? कमला विश्वेश्वर, जो मूलतः बिहार के बक्सर की रहने वाली है। भारतीय मूल का व्यक्ति, धुर पश्चिम में एक देश का प्रधानमंत्री है। मॉरिशस के कई प्रधानमंत्री भारतीय मूल के हो चुके हैं। अभी ऋषि सुनक इंग्लैंड में भारतीय मूल के प्रधानमंत्री थे। भारत तो छोड़िए, जो फार ईस्ट में इंडोनेशिया है, वहाँ के जो मतलब फादरली फिगर माने जाते थे पॉलिटिक्स में, जैसे भारत में महात्मा गांधी की स्थिति है, वो पहले जो उनके संस्थापक प्रेसिडेंट थे, उनका नाम क्या था? अहमद सुकर्णो। अहमद सुकर्णो, कर्ण से। उनकी बेटी प्रधानमंत्री रह चुकी हैं इंडोनेशिया की, जो दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है। उनका नाम क्या था? मेघावती सुकर्णो पुत्री। शायद भारत में मुसलमानों को बड़ा आश्चर्य होगा कि मेघावती सुकर्णो पुत्री किसी का नाम हो सकता है। और आपको पता है, भारतीय नौसेना का जो आदर्श वाक्य है उसमें क्या लिखा? शन्नो वरुणा। दुनिया में एक देश और ऐसा है जिसकी नौसेना के एम्बलम पे जो आदर्श वाक्य लिखा है वो संस्कृत का है। वो है दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया, जिसकी नौसेना के एम्बलम पे लिखा जलश्चेम जयामहे, यानी जल में भी जय हो। अब मैं पूछना चाहता हूँ, फ्रॉम इंडोनेशिया टू ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, भारतीय मूल का इतना इंपैक्ट दुनिया में एक देश बताइए जिसके मूल के लोग पूरा इंपैक्ट आपको सोसाइटी में इतना दिखाई पड़ता हो। इसलिए हम सिर्फ हवा में नहीं कह रहे हैं, और ये बात जो मैंने पहले बोली थी एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। वीक में 7 डेज होते हैं, ये तो पूरी दुनिया मानती है जी। और हमसे पूछते थे तुम लोग भाई ग्रह तो 9 होते हैं, 7 क्यों मानते हो? तो भैया तुम भी तो 7 ग्रहों के नाम के ऊपर संडे मंडे को ग्रह मान के बैठे हुए हो, तो सिर्फ हमारा नहीं है। तो मैंने जो पहले कहा था, ये संडे के बाद मंडे, मंडे के बाद ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे क्यों आता है? तो पूरी दुनिया मान रही है ना। बिल्कुल, इसमें तो कोई किंतु परंतु नहीं है। इसका कोई सीक्वेंस का आधार बता दे। और जो मैंने आपको बताया